हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी कंट्रोवर्शियल है और इंटरेस्टिंग भी। यस, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। आजकल के यूथ के लिए ये एक कॉमन ट्रेंड बन गया है और आप देख सकते हैं इन मेट्रो सिटीज मोस्टली बहुत सारे कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो लोग बिना शादी के एक साथ रहते हो। ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां दो अडल्ट जो रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं साथ में रहते हैं बिना शादी किए। सिंपल वर्ड्स में वो एक ही घर में रहते हैं और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप को शादी से फॉर्मलाइज नहीं करते। मान लो आप और आपका पार्टनर साथ में रहते हो, घर का काम मिलकर करते हो, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग और शॉपिंग। जैसे राज और सिमरन जो एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और शादी का बर्डन नहीं लेना चाहते लेकिन साथ में रहना चाहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दोनों बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के साथ में रह सकते हो। आप दोनों मिलकर डिसीजंस ले सकते हो, घर के काम शेयर कर सकते हो और बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हो। जैसे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि वीकेंड पर कहाँ जाना है या फिर कौन सी मूवी देखनी है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। लेकिन ये रिलेशनशिप उतना भी आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और लीगल लायबिलिटीज भी होती हैं। जैसे अगर राज और सिमरन का ब्रेकअप हो जाए तो घर का रेंट कौन भरेगा, बिल्स का क्या होगा, ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, लोग ट्रेडिशनल मैरिज के कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ्स को चूज कर रहे हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप को इंडियन लॉ में डिफाइन किया गया है कहीं पर या फिर नहीं किया गया? इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करता है और विमेन को राइट्स एंड प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 2 क्लॉज F ऑफ DV एक्ट कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है उन दो लोगों के बीच रिलेशनशिप जो एक हाउस होल्ड को शेयर करते हैं, चाहे वो कंसेंग्विटी, मैरिज या रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के थ्रू कनेक्टेड है। अब मान लो रिया और अर्जुन साथ में रहते हैं और उनकी रिलेशनशिप शादी के नेचर के जैसी है, तो कोर्ट इस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज मान सकता है और ये प्रोविजन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होगा, कौन से की फैक्टर्स हैं जो एक लिव इन रिलेशनशिप को लीगली वैलिडेट करते हो? क्या बस साथ में रहना ही काफी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुसामी वर्सेस डी पचैयामल 2010 के केस में कहा, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज भी कॉमन लॉ मैरिजेस की तरह होता है। कॉमन लॉ मैरिजेस एग्जिस्ट इन सर्टेन कंट्रीज जहां बिना फॉर्मल वेडिंग के, बिना साइन डॉक्यूमेंट्स के और बिना ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के मैरिजेस को लेजिटिमेट माना जाता है। हमारे केस में भी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को सिमिलर टर्म्स पर कंसीडर किया जाता है। कॉमन लॉ मैरिज के कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, कपल को सोसाइटी के सामने एज ए स्पाउस की तरह दिखना चाहिए। सेकंड, दोनों की एज लीगल मैरिज के लिए होनी चाहिए। थर्ड, दोनों को लीगल मैरिज के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि अनमैरिड होना। फोर्थ, दोनों को वॉलंटरली एक साथ रहना चाहिए और सिग्निफिकेंट टाइम के लिए एज ए स्पाउस रहना चाहिए। डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग भी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है जो कि कॉमन लॉ मैरिज की है, और दोनों को सेक्शन 2 क्लॉज S के हिसाब से एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना पड़ता है, तभी सेक्शन 2 क्लॉज F की डेफिनेशन में वो कवर होगा, तभी डीवी एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। मान लो सीमा और राहुल पिछले 5 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, अपने आप को सोसाइटी में एज ए हस्बैंड और वाइफ की तरह प्रेजेंट करते हैं और दोनों की लीगल एज भी है, तो उनके रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जा सकता है। तो क्या बस साथ में रहना ही काफी है या फिर वन नाइट स्टैंड करना लिव इन रिलेशनशिप बन जाएगा? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ वीकेंड साथ बिताना या फिर वन नाइट स्टैंड से डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। केस है डी वेलुसामी वर्सेस डी पचैयामल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीकेंड साथ गुजारना या फिर वन नाइट स्टैंड से डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता। सभी लिव इन रिलेशनशिप को डीवी एक्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। डीवी एक्ट के बेनिफिट्स पाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को स्पेशल कंडीशंस पूरी करना जरूरी है, जो कि एक कॉमन लॉ मैरिज की कंडीशन थी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ एक साथ रहने से रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज बन जाएगा? तो इसका आंसर है नो। तो सिर्फ एक साथ रहने से रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, रोहन और पूजा सिर्फ वीकेंड्स पर मिलते हैं या फिर वीक में 1-2 बार ही मिलते हैं और एक साथ रहते हैं, तो ये लिव इन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। अगर एक आदमी की एक कीप है जिसको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और उसे मेनली सेक्सुअल पर्पस और सर्वेंट की तरह यूज करता है, तो ये रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर रवि किसी विमेन को सिर्फ पैसे देता है और उसका सेक्सुअल पर्पस के लिए यूज करता है, तो ये रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि इस व्यू से कुछ विमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं उन्हें डीवी एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोर्ट का काम नहीं है लॉ को बदलना या फिर उसे अमेंड करना। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट ने जो टर्म यूज की है वो है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ना कि लिव इन रिलेशनशिप। कोर्ट ने कहा कोर्ट इंटरप्रिटेशन के दौरान लॉ की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में सेम सेक्स रिलेशनशिप भी काफी कॉमन है, तो क्या सेम सेक्स पार्टनर्स को लिव इन रिलेशनशिप के राइट्स मिलते हैं? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेम सेक्स पार्टनर्स को डोमेस्टिक रिलेशनशिप के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इसका मतलब गे और लेस्बियन कपल्स को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि उसमें रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। केस है इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा 2013 सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अगर अंकित और कपिल एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें डीवी एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन लॉ सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो लिव इन रिलेशनशिप को तो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो कौन लोग बिना शादी के साथ रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा के केस में डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया और बताया कि कौन से रिलेशनशिप डीवी एक्ट के रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की डेफिनेशन के अंदर प्रूव किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, अनमैरिड अडल्ट वुमेन और अनमैरिड अडल्ट मेल। अगर एक अनमैरिड वुमेन और अनमैरिड अडल्ट मेल एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, तो ये रिलेशनशिप सेक्शन 2 क्लॉज 5 की डेफिनेशन के अंडर आ सकता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो विमेन को सेक्शन 3 के अंडर रिलीफ भी मिल सकता है। सपोज रवि और नेहा एक साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, दोनों अनमैरिड है। अगर नेहा को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है तो नेहा डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकती है। सेकंड सिचुएशन, अनमैरिड वुमेन और मैरिड अडल्ट मेल। जब एक अनमैरिड वुमेन नोइंगली एक मैरिड मेल के साथ रिलेशनशिप में आती है, तब ये देखना होता है कि क्या ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जा सकता है कि नहीं, तो इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा, तभी डीवी एक्ट का बेनिफिट मिल सकता है। सपोज प्रिया एक अनमैरिड वुमेन है, राज एक मैरिड मेल है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहती है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्या प्रिया और राज का रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है कि नहीं, तो इसके लिए उनको ये प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन, मैरिड वुमेन और अनमैरिड अडल्ट मेल। अगर एक मैरिड वुमेन नोइंगली एक अनमैरिड मेल के साथ रिलेशनशिप में आती है, तब भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशनशिप है दिस इज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो उसके लिए वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो उस डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। सपोज रानी जो कि एक मैरिड वुमेन है, रवि एक अनमैरिड मेल है, उसके साथ रिलेशनशिप में आती है, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तभी डीवी एक्ट का बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन, अनमैरिड वुमेन और मैरिड मेल अननोइंगली। अगर एक अनमैरिड वुमेन जिसको नहीं पता उसका जो पार्टनर है वो मैरिड है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आती है, तो उनके रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जा सकता है। सपोज नेहा जो कि एक अनमैरिड वुमेन है, उसको नहीं पता मोहन एक मैरिड मेल है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आती है। अगर वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है नेहा के अगेंस्ट में, तो नेहा अपने रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्रूव कर सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेनिफिट ले सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन, सेम सेक्स पार्टनर्स, गे और लेस्बियंस। तो डीवी एक्ट ऐसे रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता और ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के अंडर नहीं आ सकता। डीवी एक्ट के अंडर ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। सपोज कपिल और समीर जो कि एक गे कपल है, या फिर प्रिया और मीरा जो एक लेस्बियन कपल है, डीवी एक्ट के अंडर उनके रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के डेफिनेशन में नहीं कवर किया जा सकता। डीवी एक्ट ऐसे रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, प्रॉपर्टी राइट्स क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तुलसा वर्सेस दुर्घटिया 2008 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे इलेजिटिमेट नहीं होंगे, वो लेजिटिमेट होंगे अगर पेरेंट्स ने सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए साथ में कोहैबिट किया हो, साथ में रहे हों। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ऐसे बच्चों को भी लीगल राइट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर रवि और सुनीता का एक बेटा है जो उनके लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुआ और उन्होंने सिग्निफिकेंट टाइम एक साथ रहे एक दूसरे के साथ, तो वो बेटा इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, उसको भी प्रॉपर्टी राइट्स और अदर लीगल राइट्स मिलेंगे जो कि एक लीगली मैरिड कपल के बच्चे को मिलते हैं।
SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरत्यन 1993 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की लेजिटिमेसी को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। ये पहला केस था जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की लेजिटिमेसी को कंफर्म करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में अगर एक आदमी और एक औरत एक ही छत के नीचे साथ में रहते हैं और सालों तक कोहैबिट करते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 के अंडर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं और उनके पैदा हुए बच्चे इलेजिटिमेट नहीं माने जाएंगे। उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बच्चे भी लेजिटिमेट हैं। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 क्लॉज F को भी इंटरप्रेट किया, जो ये कहता है कि बच्चों को हेल्दी डेवलपमेंट और फ्रीडम के साथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और उनको अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और मॉरल अबेंडेंट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये केसेस लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी लेजिटिमेसी को भी सेफगार्ड करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। रेवन्ना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन 2023 सुप्रीम कोर्ट ये लेटेस्ट केस है। इस केस में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के इनहेरिटेंस राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया कि जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए हैं तो उन्हें लीगल एयर्स के रूप में इनहेरिटेंस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे के पेरेंट्स एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए लिव इन रिलेशनशिप्स में रहे हों और उस दौरान वो बच्चा पैदा हुआ हो तो उसे इनहेरिटेंस राइट्स डिनाई नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए बच्चे अपने डिसीज पेरेंट की प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकते हैं, जिसे हिंदू कोपासनरी प्रॉपर्टी में नोशनल पार्टीशन के थ्रू अलॉट किया जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे किसी भी कोपासनर की प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते जो उनके पेरेंट्स के अलावा हो। तो ये जो जजमेंट है ये सिर्फ हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज पर ही लागू होता है। नेक्स्ट केस है भारत माता वर्सेस आर विजया रंगनाथन 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए बच्चे एंसेस्ट्रल कोपासनरी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसमें वो शेयर क्लेम कर सकते हैं। तो ये जजमेंट्स लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को इनहेरिटेंस राइट्स को कंफर्म करते हैं और उनकी लीगल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप में जो विमेन होती है क्या उनको मेंटेनेंस मिल सकता है? चनमुनिया वर्सेस चनमुनिया 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक मैन जो एक विमेन के साथ लंबी ड्यूरेशन के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहता है बाद में उसे डेजर्ट कर देता है तो उसे मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। यानी अगर एक आदमी और औरत ने शादी के बिना काफी टाइम साथ में बिताया हो और बाद में आदमी उसको छोड़ देता है तो उसे मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक आदमी लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि कपल है रोहन और सीमा, 10 साल तक साथ में रहते हैं। अगर रोहन सीमा को बिना किसी रीजन के छोड़ देता है तो ये सीमा के लिए अनफेयर होगा कि उसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले। कोर्ट ने जो टर्म है वाइफ उसको ब्रॉडली इंटरप्रेट करने का सजेशन भी दिया ताकि उन केसेस को भी इंक्लूड किया जा सके जहां पर एक आदमी और औरत लंबी ड्यूरेशन के लिए एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो तो बिना किसी स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज के मेंटेनेंस क्लेम कर सके, ऐसे लोगों को भी इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट केस है अभिजीत भिका सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली औरत भी सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वो भी बिना किसी स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज के। तो अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल हो सकती है, उसे जरूर बताएं। लेकिन हर केस में राइट सेम नहीं होते। इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा 2013 सुप्रीम कोर्ट, इस केस को हमने पहले भी डिस्कस किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक औरत नोइंगली उसे पता है वो एक ऐसे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती है जो पहले से लीगली मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं, तो ऐसी औरत को वो राइट्स और बेनिफिट्स नहीं मिल सकते जो कि एक लीगली वेडेड वाइफ को मिलते हैं या जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के अंडर आते हैं एज पर DV एक्ट। इमेजिन करिए एक औरत को पता है कि उसका पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है फिर भी वो उसके साथ रहती है, उस केस में उसे वो राइट्स नहीं मिल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि DV एक्ट 2005 के अंडर विक्टिम्स को प्रोटेक्शन डिनाई करना इनजस्टिस हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज F के स्कोप को ब्रॉड करने की जरूरत पर भी एम्फेसाइज किया ताकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंस जो कि पुअर और इलिटरेट है उन्हें भी इंक्लूड किया जा सके। तो ये थे मेंटेनेंस की लीगल पोजीशन। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के चैलेंजेस की। जब कुछ चीजें लीगल और सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं होती तो इश्यूज भी अराइज होते हैं। तो चलिए इन चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैलेंज है सोसाइटल एंड मॉरल एक्सेप्टेंस। सबसे पहला चैलेंज ही ये है सोसाइटल एंड मॉरल एक्सेप्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स। हमारे देश में ट्रेडिशनल वैल्यूज अभी भी डोमिनेंट है और लिव इन रिलेशनशिप्स को फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, प्रिया और विक्रम ने लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और उनकी फैमिलीज इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए फैमिली और सोसाइटी से कांस्टेंट पुशबैक मिल सकता है। सेकंड चैलेंज है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। इंडिया में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अभी तक लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी स्पेसिफिक कॉलम नहीं होता। इस वजह से जॉइंट बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज और वीजाज के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश और नेहा एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी में एक दूसरे को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें अपडेट कराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में लिव इन रिलेशनशिप का तो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज है कल्चरल इश्यूज। कल्चरल इश्यूज भी एक बड़ा चैलेंज है। अलग अलग कल्चर है हमारे देश में और अलग अलग कम्युनिटीज है, और उन सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, तो इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समीर और आयशा जो अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उन्हें अपनी फैमिलीज और कम्युनिटीज से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है LGBTQIA+ राइट्स। LGBTQIA+ कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप के लीगल प्रोटेक्शन और सोसाइटल एक्सेप्टेंस बहुत ही लिमिटेड है। इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरती और मीरा एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, तो उन्हें लीगल राइट्स और सोसाइटल एक्सेप्टेंस में काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इंडियन लॉ अभी भी उन्हें फुली रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंज है जेंडर बायस। जेंडर बायस भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। DV एक्ट 2005 सिर्फ विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेम सेक्स पार्टनर को इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। सपोज शिल्पा और रानी एक लिव इन रिलेशनशिप में है और किसी रीजन से शिल्पा को अब्यूज फेस करना पड़ता है, तो शिल्पा को कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अंडर DV एक्ट, बिकॉज इट इज ए सेम सेक्स रिलेशनशिप और DV एक्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप को कंसीडर ही नहीं करता है। तो ये थे कुछ मेजर चैलेंजेस जो लिव इन रिलेशनशिप के साथ में आते हैं। ये चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपको इन्हें हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट्स में जरूर बताएं आपके ओपिनियन में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।